कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी महिला से जिसे देखकर कोई भी कह दे कि किस्मत इसके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रही है। कार्गो पैंट और वेट्रेस की यूनिफॉर्म पहने ये है कार्ला हैली बेरी। दिखने में ये किसी सुपर मॉडल जैसी है, लेकिन इसके हालत इतने खराब है कि इसे एक मामूली से डाइनर में लोगों की कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। कार्ला एक सिंगल मदर है। उसका पति उसे छोड़कर किसी और औरत के पास चला गया है और अब कार्ला के पास अपनी जिंदगी चलाने और अपने छोटे से बेटे फ्रैंकी सेज को पालने के लिए सिर्फ यही एक नौकरी बची है। डाइनर का माहौल हमेशा की तरह तनाव से भरा है। एक बदतमीज कस्टमर चिल्लाकर कहता है कि अगर उसके हैश ब्राउन्स के किनारे जले हुए नहीं हुए तो वह 1 रुपया भी टिप नहीं देगा। कार्ला उसे दिल ही दिल में कोसती है, लेकिन चेहरे पर नकली मुस्कान रखकर काम करती रहती है। तभी एक और नकचड़ी महिला अपना गुस्सा कार्ला पर निकाल देती है। कार्ला का दिन पहले ही खराब था, लेकिन वह जानती है कि उसे अपने बेटे के लिए ये सब सहना होगा। जैसे ही उसकी शिफ्ट खत्म होती है, वह अपने प्यारे बेटे फ्रैंकी को लेती है और वहां से निकल जाती है। कार्ला अपने बेटे को लेकर पास के एक कार्निवल यानी मेले में जाती है। चारों तरफ लोगों की भीड़ है, झूलों की आवाजें आ रही हैं और हर तरफ खुशियों का माहौल है। कार्ला फ्रैंकी से कहती है कि वह यहीं पास में खेले, लेकिन उसकी नजर के सामने रहे। दोनों एक खेल खेलने लगते हैं जहां कार्ला आंखें बंद करके चिल्लाती है मार्को, और फ्रैंकी को जवाब देना होता है पोलो। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी कार्ला के फोन पर उसके पूर्व पति का कॉल आता है। वह फ्रैंकी से कुछ ही दूरी पर खड़ी होकर पीठ घुमाकर फोन पर बात करने लगती है। वह सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हुई थी, लेकिन यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। बात खत्म करके जब कार्ला पलटती है और चिल्लाती है मार्को, तो सामने से कोई आवाज नहीं आती। वह फिर चिल्लाती है, लेकिन इस बार भी सन्नाटा रहता है। कार्ला का दिल जोर से धड़कने लगता है। वह भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है। उसकी आंखें पागलों की तरह फ्रैंकी को ढूंढ रही हैं। अचानक उसकी नजर दूर खड़ी एक पुरानी खतारा मस्टैंग कार पर पड़ती है। कार्ला के पैरों ताले जमीन खिसक जाती है जब वह देखती है कि एक भारी भूकंप औरत क्रिस उसके मासूम बेटे फ्रैंकी को घसीटकर जबरदस्ती उस कार की पिछली सीट पर डाल रही है। फ्रैंकी! कार्ला के मुंह से चीख निकलती है। डर और घबराहट में उसका फोन हाथ से छूटकर गिर जाती है, लेकिन उसके पास उसे उठाने का समय नहीं है। वह अपनी मिनी वैन की तरफ दौड़ती है। उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद है, उस मस्टैंग कार को रोकना। कार्ला अपनी वैन को स्टार्ट करती है और पूरी रफ्तार से उस किडनैपर की कार के पीछे लगा देती है। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार तेज है, लेकिन कार्ला एक पागल मां बन चुकी है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरी गाड़ियों को कट मारते हुए मस्टैंग का पीछा करती है। इस चक्कर में सड़क पर कई एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लेकिन कार्ला का पैर एक्सेलरेटर से नहीं हटता। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे लगे एक बोर्ड पर पड़ती है, जिस खौफनाक तरीके से लिखा है आगे सुनसान रास्ता है जहां कोई पुलिस नहीं है। कार्ला का दिल बैठ जाती है। वह दुआ करती है कि काश कोई पुलिस वाला दिख जाए जो इन किडनैपर्स को रोक सके। और तभी जैसे उसकी दुआ सुन ली गई हो, एक पुलिस वाला मोटरसाइकिल पर वहां आ जाता है। कार्ला को लगता है कि अब उसका बेटा बच जाएगा। वो खिड़की से चिल्लाती है प्लीज उन्हें रोकिए, उन्होंने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। लेकिन यहाँ एक भयानक ट्विस्ट आता है। वह पुलिस वाला किडनैपर्स को रोकने के बजाय कार्ला की गाड़ी के आगे आकर उसे रुकने का इशारा करता है। हाईवे पर कार्ला की खतरनाक ड्राइविंग देखकर पुलिस वाले को लगता है कि कार्ला ही कोई साइको है जो दूसरी गाड़ी को परेशान कर रही है। वह चिल्लाता है गाड़ी साइड में लगाओ। कार्ला रोते हुए चिल्लाती है नहीं, मैं नहीं, वो बदमाश है, उन्हें पकड़ो। पुलिस वाला अपनी बात पर अड़ा रहता है और कार्ला की वैन को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी किडनैपर्स की कार उस पुलिस वाले की मोटरसाइकिल को इतनी जोर से टक्कर मारती है कि वह सड़क से दूर जा गिरता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब रास्ता पूरी तरह साफ था और कोई कानून नहीं बचा था। किडनैपर्स अपनी कार को एक सुनसान जगह पर रोकते हैं। कार्ला भी तुरंत अपनी वैन रोककर नीचे उतरती है। कार से एक अजीब सा गंदा दिखने वाला आदमी बाहर आता है, जिसके हाथ में एक छोटा चाकू है। वह कोई और नहीं बल्कि किडनैपर ल्यू है। कार्ला उसे देखकर डर जाती है, लेकिन उसका गुस्सा उसके डर पर भारी है। वह लॉ से कहती है मेरे बेटे को छोड़ दो। लॉ हंसता है और कहता है कि खेल अभी शुरू हुआ है। वह कार्ला को सौदा करने के लिए कहता है। वह कहता है कि अगर कार्ला सीधे तरीके से अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स और पैसे उसके हवाले कर दे तो शायद वह उसके बेटे को छोड़ देगा। इतना ही नहीं, ल्यू अपनी खूंखार पत्नी क्रिस को कार्ला की मिनी वैन में बैठने का हुक्म देता है ताकि वे बैंक जाकर कार्ला का पूरा अकाउंट खाली कर सके। कार्ला के पास कोई रास्ता नहीं था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए वह इस आत्मघाती शर्त को मान लेती है। मुस्तैंग कार उनके आगे आगे चल रही थी। तभी वैन एक बेहद अंधेरी और सुनसान टनल के अंदर दाखिल होती है। वहां दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी।
अचानक बगल की सीट पर बैठी क्रिस एक जंगली जानवर की तरह कार्ला पर टूट पड़ती है। वह कार्ला का गला घोंटने की कोशिश करती है। चलती गाड़ी में एक अंधेरी टनल के बीच, दोनों के बीच जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो जाती है। क्रिस वजन में कार्ला से दोगुनी है और वह कार्ला को जान से मार देना चाहती है। कार्ला का दम घुट रहा है, स्टीयरिंग व्हील से उसका कंट्रोल छूट रहा है और गाड़ी दीवारों से टकराने ही वाली है। क्या कार्ला इस खूंखार औरत से खुद को बचा पाएगी? क्या वह अपने बेटे फ्रैंकी को दोबारा देख पाएगी? टनल के उस घने अंधेरे में मिनी वन के अंदर जिंदगी और मौत का खेल शुरू हो चुका था। क्रिस अपने भारी भकम शरीर का पूरा फायदा उठाकर कार्ला का गला घोंट रही थी। कार्ला की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, लेकिन जैसे ही उसे अपने बेटे फ्रैंकी का चेहरा याद आया, उसके अंदर न जाने कहां से एक अलौकिक ताकत आ गई। वह अपनी पूरी जान लगाकर क्रिस को पीछे ढकेलती है और वैन का दरवाजा खोलकर उसे चलती गाड़ी से सीधे सड़क पर फेंक देती है। क्रिस जोरदार तरीके से सड़क पर गिरती है और वैन आगे निकल जाती है। कार्ला बिना वक्त गरवाए गाड़ी रोकती है। वह देखती है कि क्रिस का कोट गाड़ी में ही छूट गया है। यहाँ कार्ला एक शातिर दिमाग लगाती है। वह उस कोट को पहन लेती है ताकि दूर से देखने पर किडनैपर ल्यू को लगे कि उसकी पत्नी क्रिस ही वैन चला रही है। ये तरीके काम कर जाती है। ल्यू अपनी मुस्टैंग कार में आगे आगे चलता रहता है और कार्ला उसकी वैन में उसके पीछे पीछे चलती है। दोनों एक और बेहद सुनसान रास्ते पर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी ल्यू की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ती है। वैन चलाने वाले के बैठने का अंदाज और कद काठी देखकर ल्यू का माथा टेहनाकता है। वह समझ जाता है कि वह क्रिस नहीं बल्कि कार्ला है। ल्यू गुस्से में अपनी कार की रफ्तार धीमी करता है और खिड़की से चिल्लाकर कहता है कि अगर कार्ला ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा तो वह फ्रैंकी को चलती गाड़ी से बाहर फेंक देगा। कार की रफ्तार भले ही कम थी, लेकिन कार्ला अपने बेटे की जान के साथ कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी। मजबूर होकर उसे अपनी वैन की रफ्तार धीमी करनी पड़ती है और ल्यू आंखों से ओझल हो जाता है। हताश और टूटी हुई कार्ला सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वह रोते हुए पुलिस ऑफिसर से मदद की भीख मांगती है, लेकिन वहां का माहौल देखकर उसका दिल बैठ जाता है। दीवार पर मिसिंग पर्सन्स के इतने सारे पोस्टर लगे थे कि कार्ला को समझ आ जाता है कि यहाँ इंसाफ मिलने में सालों लग जाएंगे और तब तक उसका बेटा शायद जिंदा ना बचे। वह फैसला करती है कि वह कानून के भरोसे नहीं बैठेगी। कार्ला एक बार फिर अकेले ही सड़कों पर ल्यू को ढूंढने निकल पड़ती है। अचानक उसकी किस्मत करवट लेती है। एक सुनसान गली के कचरे के डिब्बे में उसे ल्यू की वही जैकेट मिलती है जिसे उसने कार्निवल में पहना था। ठीक उसी वक्त कार्ला की नजर थोड़ी दूरी पर पड़ती है, जहां ल्यू एक महिला को गन पॉइंट पर लेकर उसकी वॉल्वो कार छीनने की कोशिश कर रहा था। कार्ला को देखते ही ल्यू घबरा जाता है। वह उस महिला को गाड़ी से टक्कर मारता है और वॉल्वो लेकर भागने लगता है। कार्ला उस घायल महिला को बचाने के लिए अपनी वैन को बीच में ले आती है, जिससे एक दूसरी तेज रफ्तार गाड़ी उसकी वैन से सीधे टकरा जाती है। जोरदार धमाके के साथ एयरबैग खुलता है और कार्ला के चेहरे पर गहरी चोट लगती है। वह दोबारा गाड़ी स्टार्ट करती है और मुस्टैंग की जगह अब उस वॉल्वो कार का पीछा करने लगती है। वह ल्यू की कार के करीब पहुंचती है और उसे पीछे से जोरदार टक्कर मारती है, लेकिन तभी उसकी किस्मत एक बार फिर दगा दे जाती है। वैन का फ्यूल इंडिकेटर लाल हो जाता है और गाड़ी का पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। ल्यू को लगता है कि वह जीत गया है। वह भागने के बजाय एक साइको किलर की तरह अपनी कार को मोड़ता है ताकि वह सीधे कार्ला को कुचल सके। वह पूरी रफ्तार से कार्ला की तरफ बढ़ता है, लेकिन कार्ला ऐन वक्त पर किनारे कूद जाती है और ल्यू की कार एक पैच से टकराकर क्रैश हो जाती है। ले गुस्से में पागल होकर कार से बाहर निकलता है। उसके हाथ में अब एक शॉटगन थी। वह कार्ला को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। कार्ला अपनी बंद पड़ी वान के पीछे छिप जाती है। जैसे ही लेव करीब आता है, कार्ला वान के ऑटोमेटिक कार्गो डोर का बटन दबा देती है। भारी भूकंप दरवाजा पूरी ताकत से खुलता है और ले सीधे उसके बीच में फंस जाता है। कार्ला बिना दाया दिखाए उसे वहीं दबाकर ढेर कर देती है। लेव की मौत के कार्ड कार्ला उसकी जबों की तलाशी लेती है और उसे लेव का वॉलेट मिलता है, जिसमें उसके घर का पता लिखा था। वह जगह वहां से कुछ ही दूरी पर थी। कार्ला दौड़ती हुई उस खौफनाक और सुनसान घर में दाखिल होती है। चारों तरफ सन्नाटा था। वह एक एक कमरा छाटी है और आखिरकार घर की अटारी यानी एटिक में पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बड़े से पिंजरे में उसका बेटा फ्रैंकी और 2 अनजान छोटी लड़कियां बंद थीं। फ्रैंकी अपनी मां को देखते ही बिलक बिलक कर रो पड़ता है। वह बताता है कि ले और क्रिस इन बच्चों को अगवा करके बेचने वाले थे। कार्ला जैसे ही उन बच्चों को आजाद करने की कोशिश करती है, नीचे से किसी के आने की आहट होती है। वो कोई और नहीं बल्कि पानी से बचकर निकली क्रिस थी, जो बदला लेने वापस आ चुकी थी। क्रिस एक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर कार्ला पर हमला करती है,
करला बच्चों को बचाते हुए घर के पिछले हिस्से की तरफ भागती है, जो सीधे एक गहरे पानी के घाट पर खुलता था। क्रिस करला को जान से मारने के लिए पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन एक मां की ममता के आगे उसकी राक्षसी ताकत कम पड़ जाती है। करला क्रिस को पकड़कर सीधे गहरे पानी में कूद जाती है। पानी के अंदर दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। क्रिस तैरना नहीं जानती थी और करला उसे तब तक पानी के नीचे दबाए रखती है जब तक कि क्रिस का दम नहीं टूट जाता। क्रिस का खात्मा करने के बाद करला ठकी हारी हालत में वापस एटिक में बच्चों के पास पहुंचती है। तभी वहां हाथ में बंदूक लिए एक अजनबी आदमी दाखिल होता है। करला डर जाती है, लेकिन वह आदमी नरमी से कहता है, घबराओ मत, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। चलो हम उन दोनों लड़कियों को यहां से बाहर निकालते हैं। करला को पहले तो राहत मिलती है, लेकिन अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उसने उस आदमी को कभी नहीं बताया था कि पिंजरे में कितनी लड़कियां हैं या उनका जेंडर क्या है। वह आदमी झूठ बोल रहा था। वह भी इसी बच्चों को बेचने वाले गैंग का एक मुख्य सरगना था। करला को अपनी गलती का एहसास होने से पहले ही वह आदमी उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन करला अब एक साधारण औरत नहीं रही थी। वह बिजली की तेजी से नीचे झुकती है, पास में पड़ा एक भारी फावड़ा उठाती है और पूरी ताकत से उस आदमी के चेहरे पर दे मारती है। वह आदमी जमीन पर गिरता है और करला तब तक उस पर वार करती रहती है जब तक कि उसका खेल खत्म नहीं हो जाता। कुछ ही देर में वहां पुलिस की गाड़ियां पहुंचती हैं। चारों तरफ सायरन की आवाजें गूंज रही थी। करला अपने बेटे फ्रैंकी को अपनी छाती से लगा लेती है। उसकी आंखों से बहते आंसू अब कमजोरी के नहीं बल्कि जीत के थे। एक अकेली मां ने अपनी हिम्मत और अटूट हौसले के दम पर न सिर्फ अपने बेटे को बचाया, बल्कि देश के सबसे बड़े और खूंखार चाइल्ड किडनैपिंग रैकेट का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।